हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 14 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और आगामी आरओ की परीक्षा, साथ ही साथ यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्लास। डेली न्यूज़पेपर में रही खबरों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आकाशवाणी और पीआईबी की खबरों को यहाँ पर संकलित किया जाता है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर डिस्कशन की जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और जिसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर उनका जरूर से जरूर देंगे। और यहां पर देखा जाए, एक खास बात आपके लिए ये है कि हमारा करंट अफेयर पैकेज है, ये करंट अफेयर पैकेज की तरह इसको डिजाइन करके रखा गया है। ये मासिक करंट अफेयर पैकेज है और इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये पूरा पैकेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के छात्र छात्राओं के लिए है। इसमें देखा जाए तो दोनों भाषाओं में आपको सारी चीजें, पूरा कंटेंट हमारा इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में मिलता है। चाहे वो करंट अफेयर का ये वीडियो है, ये बाइलिंगुअल है, मैं बोलता हिंदी में हूँ लेकिन हमारा कंटेंट जो पीछे बोर्ड पे लिखा रहता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है। हमारा कंप्लीट पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो भी हिंदी इंग्लिश में है, टेस्ट है, एमसीक्यू है, वो सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, तो पैकेज में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं देखा जाए तो महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ दे दी जाती है, यूपी बिहार का मासिक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, साथ ही साथ करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट भी होता है। डेली यहाँ पर आपको शाम को 7:30 बजे करंट अफेयर का वीडियो भी मिल जाता है और क्लास की पीडीएफ और पीपीटी प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। जैसे आज आपने 14 मई 2025 का करंट अफेयर पढ़ा तो यहाँ पर उसी पर आधारित, जो आपने करंट अफेयर आज पढ़ा उसी पर आधारित 10 एमसीक्यू का टेस्ट आप ऑनलाइन जाके दे सकते हैं। और ये सारे टेस्ट एकदम जैसे आपके यूपीपीसीएस का पैटर्न उसमें चेंज किया है उसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये पूरा पैकेज हमारा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और नाम मात्र के शुल्क सिर्फ 25 रुपए में इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 25 रुपए पे करके आप हमारे इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां से आप सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप परचेज कर सकते हैं वो भी आइए मैं आपको बता दूं। आप गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है SSGCP। SSGCP आप सर्च करेंगे, यहाँ पर होम पेज खुल जाएगा, ओपन करिए। इसमें आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर में जाइए, ओपन करिए वीडियो लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही आपको दिख जाएगा मई महीने का पैकेज। मई महीने के पैकेज पे आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो पीडीएफ टेस्ट, मैं आपको सलाह दूंगा आप जाइए ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर जाइए या आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर जो 1 मई का है, ठीक है, 1 मई का जो लेक्चर लगा हुआ है ये डेमो लेक्चर है, इसको आप जाइए पीडीएफ इसका देखिए, टेस्ट लगाइए, सॉल्व करिए, संतुष्टि मिले ज्वाइन करिए। संतुष्टि मिलने के बाद जरूर ज्वाइन करिए। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं देखिए, इसी में आपको करंट अफेयर जो मासिक पैकेज है वो भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप जाइए, आपको डेली सारी चीजें वीडियो पीडीएफ टेस्ट यहीं पर लगा हुआ मिल जाएगा। लोगों के रिव्यू पढ़िए, कैसा लोग रिव्यू कर रहे हैं, पुराने महीने का रिव्यू पढ़िए, नए रिव्यू पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना हो सब कुछ आप पढ़िए और जाइए देखिए। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेल प्राइस जो आपको दिख रहा है ये भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस वीडियो के थ्रू जाएंगे। ट्रिक बताता हूँ कैसे। ऊपर एक कॉइन का ऑप्शन आएगा, आपने कॉइन आपके वॉलेट में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घटना चक्र की किताब कोई उठाइएगा, आगे क्यूआर कोड दिया हुआ है, स्कैन कर लीजिएगा, आपके वॉलेट में 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। उस 50 रुपये को जब आप ऐड हो जाएंगे उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना। एक बार कूपन अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ये मूल्य, ये 25 रुपये से घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 18 रुपये 75 पैसे। ठीक है, कॉइन अप्लाई करने के बाद आपको छूट मिल जाएगी और ये 18 रुपये 75 पैसे में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हो और भरपूर लाभ उठा सकते हो। सिर्फ नाम मात्र का शुल्क है, वो नाम मात्र का शुल्क सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलती रहे लगातार। ठीक है, बस चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर पर आते हैं, चर्चा करें। पहली खबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सुसान ले को लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है। ठीक है, लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है, किसको, सुसान ले को। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुसान ले को लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के 80 साल के इतिहास में लिबरल पार्टी के नेतृत्व करने वाली वे पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला बन गई है। साथ ही साथ जो विपक्ष का नेता होता है लिबरल पार्टी, अभी आप देखे होंगे एंथनी एल्बनीज वापस से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद देखा जाए तो वहां जो विपक्षी दल के नेता होंगी, विपक्षी दल के नेता कौन होंगी, सुसान ले होंगी। और सुसान ले
लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता भी होंगी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी एंगस टेलर को हराया है। ठीक है, चर्चा कर लें। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी लिबरल नेशन गठबंधन के 3 मई को हुए चुनाव में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था और इसी चुनाव में देखा जाए 3 मई को चुनाव हुए थे, उसी में एंथनी एल्बनीज वापस से प्रधानमंत्री बने थे 2004 के बाद दूसरा टर्म। ठीक है, 2 टर्म के लिए लगातार दूसरे टर्म के लिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज बने 2004 के बाद दोबारा से। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने दोबारा से चुनाव जीता हो और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। और यहाँ पर विपक्षी दल की नेता कौन बनी है? सुसान ले बनी है। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना ही, ऑपरेशन बुनियान मसूर्स पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था और उसके बाद देखा जाए एक ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर जो है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया आतंकियों का सफाया करने के लिए। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। सेना ने आतंकवाद के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है, इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया है। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला है, आतंकवाद की सफाई करने के लिए यहां पर देखा जाए ऑपरेशन केलर को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने मंगलवार को कश्मीर के शोपिया जिले में केलर के घने जंगल वाले इलाके में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 13 मई 2025 को जो जम्मू कश्मीर का शोपिया जिला है वहां पे लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है और इसी प्रकार जो ऑपरेशन केलर है वो संचालित किया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय राइफल यूनिट की तरफ से शोकल केलर क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सटीक खुफिया जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछे कि ऑपरेशन केलर का संबंध है तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई से संबंधित है, आतंकवादियों को नस्तनाबूद करने से संबंधित ऑपरेशन है ऑपरेशन केलर। चलिए आगे देखें, आयुर्वेद दिवस की घोषणा कर दी गई है। आयुर्वेद दिवस की घोषणा की गई है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले जो आयुर्वेद दिवस होता था, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था? बेसिकली आयुर्वेद दिवस जो होता था वो जब भगवान धन्वंतरी की जयंती होती थी, यानी कि धनतेरस का जब दिन आप सेलिब्रेट करते थे तो उसी को आयुर्वेद दिवस मान लिया जाता था। ठीक है, आयुर्वेद के जनक कहा जाता है धन्वंतरी को। अमृत कलश लेकर जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जो थे वो अमृत कलश लेकर निकले थे, इसी वजह से आयुर्वेद का जनक कहा जाता है धन्वंतरी को। और धनतेरस जब होता था तो उसी को मान लिया जाता था कि आयुर्वेद दिवस है। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है भारत सरकार के द्वारा, एक प्रॉपर डे घोषित कर दिया गया है। कौन सा डे होगा आयुर्वेद डे? चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की औपचारिक घोषणा कर दी है, यानी कि अब से लेकर देखा जाए हर साल जो 23 सितंबर का दिन होगा उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये आपके परीक्षा के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो भी नए दिवस घोषित किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो जनजातीय गौरव दिवस हो, चाहे वो साहबजादा दिवस हो, या फिर उसके बाद देखा जाए तो आयुर्वेद दिवस हो। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर ले। यह बदलाव 23 मार्च 2025 की राजपत्र अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन के जरिए किया गया है। ये देखिए यहाँ पर भारत का राजपत्र है, गजट अधिसूचना है, 23 मार्च 2025 को यह अधिसूचना जारी की गई थी और उसी के अनुसार देखा जाए तो अब से हर साल जो 23 सितंबर का दिन है उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब तक आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था जो हिंदू पंचांग के अनुसार आता है और हर साल अलग अलग तारीख को पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब निर्धारित कर दिया गया है हर साल 23 सितंबर का दिन ही धनतेरस, मतलब धनतेरस को छोड़कर 23 सितंबर को अब हर साल क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे देखें, कुर्द सशस्त्र समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार डालने और खुद को भंग करने का घोषणा की है। देखा जाए जो कुर्दिस्तान है, ठीक, कुर्दिस्तान एक अलग क्षेत्र, अलग देश की मांग करते थे ये पार्टी के लोग, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स है, BLA है, वो बलूचिस्तान की मांग कर रही है, वैसे ही टर्की वगैरह को तोड़कर कुर्दिस्तान की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो एक पार्टी थी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, अब उसने हथियार डाल दिए हैं और ऑफिशियली उसने घोषणा कर दी है कि अपने आप की वो पार्टी ही भंग करने की घोषणा कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा कर ले, कुर्द सशस्त्र समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार डालने और खुद को भंग करने की घोषणा की है। यह फैसला फरवरी में जेल में बंद समूह के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने इसे भंग के आह्वान के बाद लिया गया है। यहां पर देखा जाए फरवरी में
जो ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, इसके जो नेता है, प्रमुख हेड है, लीडर, यहां पर आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला ओकलान। ये जेल में बंद है और इन्होंने फरवरी में ही घोषणा करी थी कि अब हम पार्टी को बंद कर देते हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले। पीकेके ने शुरू से ही कुर्दों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि बनाने के लक्ष्य रखा था, जो तुर्की की आबाद जनसंख्या का 20% है। यहाँ पर टर्की का लगभग 20% हिस्सा जो है वहां पर कुर्द निवास करते हैं। ठीक है, 1978 में स्थापित पीकेके का मुख्य रूप से तुर्की के सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए एक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, जो तुर्की के दक्षिण पूर्व में कुर्द समुदायों के लिए अधिक मान्यता और स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तुर्की को तोड़कर कुर्दिस्तान की मांग की जा रही थी, और वही जो पार्टी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, अब इसने अपने आप को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा, चर्चा कर लेते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। ठीक है, दिल्ली की जो विधानसभा है ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। आगे पॉइंट पर चर्चा करें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष नाम क्या है, विजेंद्र गुप्ता। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता नाम है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दिल्ली विधानसभा है उसका जो परिसर है विधानसभा का, वहां पर 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। और यहां पर ये 500 किलोवाट की जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसके माध्यम से जो दिल्ली विधानसभा है वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। आगे चर्चा कर ले। यह सौर ऊर्जा उत्पादन में दिल्ली की एक और उपलब्धि होगी। हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर देश का पहले वर्टिकल बाई फेसियल सौर संयंत्र की उद्घाटन भी किया गया था। यानी कि देखा जाए यहां पर दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं दिल्ली के नाम। पहली कौन सी उपलब्धि है, यहां पर जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहली विधानसभा कौन होगा, देश की पहली विधानसभा होगी दिल्ली विधानसभा। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि दिल्ली में ही देखा जाए देश के पहले वर्टिकल बाई फेसियल सौर संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है, ये भी दिल्ली में की गई है। दिल्ली में कहां पर, दिल्ली में देखा जाए तो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसका जो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन है वहीं पर देश के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दिल्ली के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करें बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनके आत्मकथा यहां पर चर्चा कर ले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के उपराज्यपाल, ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित का आत्मकथा है उनकी। नाम क्या है आत्मकथा का, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जाने रहिए। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, इनकी आत्मकथा क्या क्या नाम है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। 4 लोगों का नाम दे देगा, वहां पर आप टिक करिएगा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये लिखी है हरियाणा के राज्यपाल। और यहां पर एक मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा। ठीक, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, एक चुनौतियां मुझे पसंद है और दूसरा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, ये 2 किताबें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको याद रखिएगा।
जो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है, ये हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा लिखी गई है, नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। और चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किसकी आत्मकथा है, ये भी देखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है, आनंदीबेन पटेल के द्वारा लिखी गई है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो यहाँ पर ये दोनों राज्यपालों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करें, वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय, वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मई 2025 में भुवन रिभु, क्या नाम है, भुवन रिभु इनका नाम है, इनको वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय वकील को यह वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। यहां पर ये देखिए हैंडसम हंक से लग रहे हैं भुवन रिभु, ठीक है। तो यहां पर भुवन रिभु को जो मेडल ऑफ ऑनर है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया है, और वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। चर्चा कर ले, यह पुरस्कार बाल श्रम, तस्करी, बाल विवाह, यौन शोषण के विरुद्ध उनके जीवन पर्यंत कानूनी संघर्ष की सराहना करता है और भारत में बाल संरक्षण कानूनों में उनके सुधारात्मक प्रयासों को मान्यता देता है। आगे चर्चा कर ले, यह सम्मान भुवन रिभु को डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। तो यहां पर एक जानकारी आपको यह भी मिलती है कि वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 का आयोजन डोमिनिकन रिपब्लिक में किया गया था, डोमिनिकन गणराज्य में किया गया था। और यहीं पर जो भुवन रिभु है, इनको वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, और मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भुवन रिभु पहले भारतीय व्यक्ति हैं। और बेसिकली जो इनका कार्य क्षेत्र है वो बाल श्रम, तस्करी, बाल विवाह और यौन शोषण के विरुद्ध लड़ाइयों से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करें, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश। अब यहां पर फिर आ गया पहला देश। तो विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश है वो पर्यटन में क्रिप्टो के भुगतान को इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर, क्या पॉइंट है। भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करी है, ठीक है। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू करी है, भूटान ने शुरू करी है। किसके साथ मिलके, बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट करी है, ठीक है। यहां पर चर्चा कर ले, यह अभिनव पहल यात्रियों को भूटान में अपने प्रवास के दौरान कई तरह की सेवाओं के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। आप भूटान दौरे पर हैं, वैसे तो आप भूटान में जब जाएंगे घूमने के लिए, आप भूटान में घूमने से पहले जाने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, ठीक, कुछ आपको कर देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहां पे घूमने का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप वहां प्रवास कर रहे हैं, प्रवास के दौरान होटल है, खाने पीने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने वाला, जो पर्यटन से इंटीग्रेट करने वाला क्रिप्टो करेंसी को, भूटान दुनिया का पहला देश बन गया है। चर्चा कर ले, आगंतुक अपने बिनेंस खाते का उपयोग करके हवाई किराया, वीजा, आवास और यहां तक कि स्थानीय फलों का भी भुगतान कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य देश की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए पर्यटन अनुभव को बढ़ाना है, ठीक है। भूटान में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है तथा पर्यटन का जो अनुभव है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भूटान के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यह हो जाता है, परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, भूटान है, ठीक। चलिए आगे चर्चा कर ले, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और प्रीति सूदन के कार्यकाल पूरा होने के बाद देखा जाए, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चर्चा कर ले, बीते 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएससी अध्यक्ष का पद जो था वो खाली हो गया था। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देखा जाए तो अजय कुमार की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केरल कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी अजय कुमार ने 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो जो अजय कुमार है, ठीक, अजय कुमार ये यूपीएससी के चेयरमैन होने से पहले भारत के रक्षा सचिव रह चुके हैं, रक्षा सचिव रह चुके हैं। और अजय कुमार के बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये इंजीनियर है
और इन्होंने इंजीनियरिंग कहाँ से की है, ठीक है, IIT कानपुर से। IIT कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करें, साहित्य पार्क के निर्माण का आयोजन योजना देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साहित्य पार्क के निर्माण की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। ट्विटर हैंडल है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। चर्चा कर ले पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीजी सिटी में साहित्य पार्क निर्माण की योजना को शासन ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए जो साहित्य पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा वो कहां पर बनाया जाएगा, ठीक है, साहित्य पार्क बनाया जाएगा लखनऊ में। साहित्य पार्क लखनऊ में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। साहित्य पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, ये लखनऊ में बनाया जा रहा है, ठीक है। कल्पवृक्ष संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है, ये प्रयागराज में। कहां पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PSC में, यूपी PSC का जो ऑफिस है उसी में कल्पवृक्ष संग्रहालय बनाया जा रहा है। और उसके बाद देखा जाए हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है, हिंदी भाषा संग्रहालय ये बनाया जा रहा है वाराणसी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तीनों को जाने रहिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तीनों महत्वपूर्ण है और तीनों करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। साहित्य पार्क लखनऊ में, कल्पवृक्ष संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश जो यूपी PSC का ऑफिस है वहां पर बनाया जा रहा है। हिंदी भाषा संग्रहालय का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो लखनऊ में साहित्य पार्क बनाया जाएगा तो यह पार्क लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा। इसमें भारतीय साहित्य की समृद्ध विरासत को समर्पित कई चीजें विकसित होंगी। पार्क निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज इकाई को दी गई है। यहां पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश का जल निगम है, उत्तर प्रदेश के जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज इकाई जो है उसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लखनऊ के सीजी पार्क में, ठीक है, सीजी क्षेत्र में, सीजी एरिया में, ठीक, सीजी सिटी में साहित्य पार्क बनाया जाए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण है। आगे देखें बुलबुल V2 AI मॉडल, जो बुलबुल V2 AI मॉडल है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा बुलबुल क्या है, AI मॉडल है, ठीक है, बुलबुल AI मॉडल है। और मैंने आपको सर्वम AI के बारे में बताया था। सर्वम AI को भारत में जो AI मॉडल विकसित करने के लिए, भारत में अपना खुद का AI मॉडल विकसित करने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने सर्वम AI को चुना है, ठीक है, और सर्वम AI को चुना है। और यहीं पर देखा जाए जो बुलबुल V2 है ये सर्वम AI के द्वारा ही विकसित किया गया है। सर्वम AI ने बुलबुल V2 नाम की एक नया टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल लॉन्च किया है जो हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती सहित 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। बेसिकली है क्या, ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। आप कोई भी चीज है आप टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे बुलबुल V2 में, तो कंटेंट आप दे दीजिए, ये उस कंटेंट को वॉइस जनरेट करके आपको दे देगा। टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल है बुलबुल V2। हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती अन्य 11 भाषाओं में ये उपलब्ध है। और यहां पर देखा जाए बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप ने कहा है कि आवाजें प्रमाणिक लहजे में है, जो रोबोट या रिहर्सल वाली नहीं लगती हैं। मतलब आवाजें एकदम रियलिस्टिक लगती हैं, आपको लगेगा कि जैसे मोहित सर ही सामने से बोल रहे हैं। कोई कंटेंट आप देंगे तो आपको लगेगा कि मोहित सर ही सामने से बोल रहे हैं, आप उसी आवाज को सुन रहे हैं। तो ये आवाजें जो है वो रियलिस्टिक लगती हैं, रोबोटिक नहीं लगती हैं। यहाँ पर इसको आप चाहें तो इस्तेमाल करके देखिएगा बुलबुल V2 AI मॉडल। चलिए आगे बात करें, भारत में जल्द डिजाइन होने लगेंगी दुनिया की सबसे छोटी चिप। दुनिया की सबसे छोटी चिप जो है ये भारत में इसका डिजाइन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं। भारत में जल्द ही दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन होने लगेगी।
इसके लिए जापानी कंपनी रेनेसा ने नोएडा और बेंगलुरु में चिप डिजाइन केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, देखा जाए जापान की कंपनी है, नाम क्या है, रेनेसा। इसने 2 जगह केंद्र अपना स्थापित किया है, नोएडा में और बेंगलुरु में। ठीक है, चिप डिजाइन केंद्र स्थापित किया है और इसी चिप डिजाइन केंद्र में क्या होगा, 3 नैनोमीटर की चिप का डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, 3 नैनोमीटर की छोटी छोटी, जो नैनोमीटर होता है मीटर की, देखा जाए 10⁶, शायद 10⁶ होता है। ठीक है, तो उतने छोटे छोटे चिप डिजाइन किए जाएंगे भारत में। आगे बात कर ले, 13 मई 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पर नोएडा में और बेंगलुरु में जो जो चिप डिजाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं जापानी कंपनी रेनेसा के द्वारा, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उसका उद्घाटन जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए आज अपने इस वीडियो में हमने 12-13 जो महत्वपूर्ण खबरें रही उन पर चर्चा की है। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज बहुत ज्यादा प्रश्न है, 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न मैंने इसलिए रखा है कि आप कहते हैं कि सर प्रश्नों की संख्या ज्यादा रखिए। हम प्रश्नों की संख्या ज्यादा रखते हैं तो उत्तर देने वालों की संख्या सीमित हो जाती है, प्रश्नों की संख्या कम रखते हैं तो उत्तर देने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो अब आपकी सुविधा के अनुसार और मेरी सुविधा के अनुसार भी रहेगा कि हम प्रश्नों की संख्या कम रखें। आप लोग यही चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या कम रखें तो ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे, या तो हम प्रश्नों की संख्या 10 ही रखें लेकिन आप लोग रिप्लाई तो ज्यादा करिए। जब कम क्वेश्चन रहते तो रिप्लाई ज्यादा आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन रहते तो रिप्लाई सीमित हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 4 ही क्वेश्चन है, रिप्लाई करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता कौन बनी है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कि कौन है ऑस्ट्रेलिया की पहली लिबरल नेता, और ये विपक्षी नेता भी होंगी, पहली महिला विपक्षी नेता होंगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की नाम बताइएगा, ऑप्शन टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रीति सूदन, अजय कुमार, मनोज सिन्हा या टीना टाबी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूटान द्वारा क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में एकीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रिप्टो को अवैध घोषित करना, बिनेंस को बैन करना, पर्यटन अनुभव और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सिर्फ स्थानीय मुद्रा का प्रचार करना। क्या ऑप्शन सही है ये आप कमेंट में बताइएगा। अंतिम प्रश्न है, बुलबुल V2 AI मॉडल निम्न में से किस भाषा में कार्य नहीं करता है, कौन सी भाषा में कार्य नहीं करता है, तमिल में, गुजराती में, उर्दू में या उड़िया में, कौन सी भाषा है जिसमें कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप हमारा पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रतिदिन टेस्ट देना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का ऑप्शन इसी वीडियो के आप पिन कमेंट में जाएंगे तो संस्था के द्वारा उस मैसेज को पिन कर दिया गया है, जिसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे पैकेज वहां पर लगे हुए हैं। जिस महीने का पैकेज आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए भी नीचे कॉन्टैक्ट उसी में जाएंगे, पिन कमेंट में ही एक रिप्लाई कमेंट होगा, उसमें संस्था का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कोर्स को परचेज करने के बाद आप हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉल कर दीजिए, फिर वो आपको तुरंत वापस से ऐड कर देंगे आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जहां से आप डेली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।